मौसमियात ने कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून के तीसरे स्पेल बरसने की पेशगोई कर दी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक सिस्टम 23 से 26 जुलाई तक सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। कराची में 24 से 26 जुलाई तक तेज बारिशें भी मुतवक्के हैं। कराची वाले हो जाएं होशियार, बारिश का नया सिस्टम बरसने को हो तैयार, महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक मानसून के तीसरे स्पेल का सिस्टम इंतहाई ताकतवर है जो 22 जुलाई की रात को सिंध में दाखिल होगा। इस सिस्टम के तहत सिंध में 23 जबकि कराची में 24 से बारिश हो सकती है। कराची में 24 से 26 के दौरान मुतवक्के है और 24 की शाम या रात और फिर 25 को हैवी स्पेल भी मुतवक्के है। उसमें बाकी सिंध के जो अजला हैं, मशरकी सिंध हो गया जैसे उमरकोट, ऊपर सांगड़ और खैरपुर डिस्ट्रिक्ट और सखर, वहाँ तो हो सकता है 22 की रात को किसी किसी जगह पर हो जाए। 22 की रात से मानसून हवाएँ दाखिल होना शुरू हो जाएंगी तो फिर 23 से लेकर 26 तक पूरे सिंध के बाकी अजला में और कराची में 24 से 26 के दौरान इम्कान है और इस दौरान में तेज स्पेल भी मुतवक्के है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बताया कि सिस्टम इंतहाई ताकतवर है। कराची में बारिश 24 जुलाई की रात जबकि 25 को तेज होगी। तीसरा स्पेल मानसून के पहले स्पेल जैसी शिद्दत से बरसेगा। पावरफुल स्पेल है। पहला जैसे पहले स्पेल में खासी तेज़ बारिश हुई थी कराची में, तो उस टाइप की लग रही है कि हो सकता है 24 की रात को या 25 के दिन का जो है उसमें वैसा ही स्पेल हो जाए कराची में भी। और जो लोअर सिंध के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हैदराबाद, बरीन, ठट्ठा और उमरकोट, मीरपुर खास, उनमें भी ऐसी ही तेज स्पेल मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने तीसरे स्पेल की बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया है। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा आदिया नाज, सिटी 21। शहर कायद में मुतअद्दिद सड़कें तबाहारी का शिकार हैं। इन्हीं में से एक सड़क मंगूपीर रोड भी है जो कि पिछले कई बरस से असर नो तामीर के बावजूद मुकम्मल नहीं की जा सकी। शहर कायद में सड़कों की टूट फूट और खस्ता हाली अब आम सी बात बन गई है। बनारस से मंगूपीर मजार तक जाने वाली सड़क जगह जगह से नाहमवार है। कई जगह छोटे तो कई जगह बड़े गड्ढे पड़े हैं। कुछ मकाम पर पानी की लाइन रसने के सबब तालाब भी बन गए हैं जहां बच्चे तैराकी करते हुए भी नजर आते हैं। मंगूपीर रोड से गुजरने वाले शहरी अजियत से दो चार हैं, लेकिन उनकी दाद रसी करने वाला कोई नहीं। रोड की वजह से तो आपको पता है, जाहिर सी बात है, बहुत सारी परेशानी है क्योंकि यहाँ पर कारोबार का जरिए है, मजदूर तबका यहाँ पर ज़्यादा है, तो ट्रांसपोर्ट का जितना भी दारोमदार है वो आपको पता है इसी से चलते हैं। तो अब यहाँ पर रोड की वजह से बहुत शदीद मतलब की तकलीफ वगैरह होती है ट्रांसपोर्टर को। यहाँ पर हमें चाहिए कि रोड बना दे। बिल्कुल ये 2-3 साल से ये बात कह रहे कि हम अभी रोड बनाएंगे, अभी तक रोड नहीं बनाए, बिल्कुल नहीं बनाए। तो इन लोग को चाहिए कि रोड बनाए। आए रोज सड़क पर हादसात भी रोनुमा होते हैं। सड़क की दोनों जानिब मार्बल फैक्ट्रीज हैं जिनकी हैवी ट्रैफिक को भी आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। हमारे को तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है, यहाँ पे कीचड़ भी हो रहा है, पत्थर वगैरह भी मार्बल का होता है इधर। बगैर इसका तकरीबन साल से ज्यादा हो रहा है कि रोड बन नहीं रहा है। इस इलाके से जो है ना गवर्नमेंट को भी फायदा है और आवाम को भी फायदा है क्योंकि करोड़ों और अरबों रुपए का कारोबार यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे कम से कम 1500 से ज़्यादा फैक्ट्री हैं। उसका एक एक फैक्ट्री का कम से कम 400, 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख का बिल आता है। ये गवर्नमेंट का ही फायदा है। सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर सड़क की तामीर 100% मुकम्मल दिखाई जा रही है। इसके बरक्स हकीकत कुछ और है। शहरियों ने हुकूमत से मंगूपीर रोड जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फैसल खान के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। लियाकताबाद झंडा चौक की UC5 बल्दियाती मसाइल का गढ़ बन गई है। इलाके में सीवरेज लाइन और कचरे के ढेर ने मकीनों की परेशानी में भी इजाफा कर दिया है। वोटर्स का कहना है कि जो भी बल्दियाती इलेक्शन में मुंतखब हो वो अवामी मसाइल को अवलीन बुनियादों पर हल करे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके लियाकताबाद झंडा चौक की UC5 गुज़िश्ता कई माह से मसाइल में घिरी हुई है। कई माह से सीवरेज के गंदे पानी ने मकीनों के मसाइल में इजाफा कर रखा है। रही सही कसर कचरे के अंबार ने पूरी कर दी। एक डेढ़ महीना हो गया है, सीवरेज निज़ाम ख़राब है। अभी बहुत कम है क्योंकि अभी पानी का लोड नहीं है। पानी के लोड के बाद 12 बजे 1 बजे के बाद यहाँ पे ऐसा होता है कि लोग चल नहीं पाते। सबसे ज़्यादा तो रोड का मसला है, गटर उबलते हैं, सारा दिन पानी खड़ा रहता है, कोई पूछने नहीं आता। वोट लेने के लिए सारे आ रहे हैं। इलाका मकीनों ने भी बल्दियाती मसाइल के हल के लिए उम्मीदवारों से उम्मीदें लगा रखी हैं। मकीनों का कहना है कि इलेक्शन में जो भी मुंतखब हो वो इलाके के मसाइल को अवलीन बुनियादों पर हल करके मुश्किलात कम करे। यहाँ के जो मसाइल है ना, एक सीवरेज और एक कचरा कुंडी के। सीवरेज का मसला ये है कि ये अभी आप दोपहर 12 बजे तक आएंगे तो आपको चारों तरफ लियाकताबाद के पानी मिलेगा सीवरेज का।
यहाँ लोग जो है अपने तौर पे पैसा खर्च कर रहे हैं, दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद सैवरेज का निज़ाम सही नहीं है। लियाकताबाद झंडा चौक की UC5 से MQM पाकिस्तान, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक समेत आज़ाद उम्मीदवार भी बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। मकीनों का कहना है कि चेहरे बदल रही हैं मगर इलाके की तकदीर नहीं। कैमरामैन इमरान AK के हमरा, जुनैद फिरोज, सिटी 21। कराची के बिजली के सार्फिन एक बार फिर बड़े इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। के इलेक्ट्रिक ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 11 रुपये 39 पैसे फी यूनिट की मांग कर दी है। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा में बिजली महंगी करने की दरखास्त दायर कर दी है। बिजली की कीमत में इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 28 जुलाई को अवामी समाअत करेगा। बिजली के कमर्शियल मीटर के बिलों में आए 6000 सेल्स टैक्स के खिलाफ सदर करीम सेंटर के दुकानदार और ताजर सरापा एहतजाज बन गए, जिन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना भी दिया। तफसीलात बता रहे हैं वसीम इफ्तिखार। मुजाहिरीन का सेल टैक्स वापस लेने का मुतालबा। सदर में ताजरों और दुकानदारों के एहतजाज के बाइस ज़ैबुनिसार रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। दुकानदारों ने बिजली के बिल फाड़कर, जलाकर और पुतला नजर आतिश करके अपने गम और गुस्से का इजहार किया। ये जो रोज़ कमाने वाले हैं वो बेचारे बिल्कुल तबाह बर्बाद हो रहे हैं। 6000 का टैक्स लगने की वजह से हमारा जो बुनियादी वो है मकसद है वो 6000 का टैक्स का है, जो हमारे को ये रिलीफ दिया जाए और ये नामंजूर है। 6000 रुपये का जो टैक्स आया है यार, ये बहुत ज़ालिमाना टैक्स है और इससे बिजली के बिल काफ़ी बढ़ गए। लिहाजा यार हम इसकी मज़म्मत करते हैं और हम के इलेक्ट्रिक और ये हम बिल्कुल इसको मांगते ही नहीं है। बेटा इससे अच्छा तो ख़त्म कर देने वाली बात है, इंसान खुदकुशी करने वाली बात है। 11 रुपये किसको कहते हैं? जो ऐलान कितना महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी, बिजली सबसे ज़्यादा महंगा हो रहा है। ताजरों का कहना था कि सेल टैक्स हम पर आयद नहीं होता। हुकूमत ने इस फैसले को वापस न लिया तो एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा। एहतजाज हमने स्टार्ट कर दिया है, कल भी हम एहतजाज कर रहे हैं एमए रोड पे और परसों हम गार्डन पे करेंगे। अगले हफ्ते में हम अपना आगे का लाएमल तय करेंगे। हम चाह रहे हैं कि जिस वक्त हम शहर बंद करके कॉल दें तो शहर बंद ना हो, पूरा मुल्क बंद हो। एहतजाज के बाइस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मुल्क में होने वाली बारिश ने सब्जियों को सस्ता न होने दिया। मुख्तलिफ इलाकों में लहसुन, अदरक 300 जबकि प्याज और टमाटर 80 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं। लौकी और तुरई 160 जबकि मिर्चें 240 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही हैं। सब्जियों की कीमतों ने शहरियों को भी परेशान कर दिया है। सब्जियों की कीमतों में कमी ना आ सकी, महंगी सब्जी खरीदना शहरियों के लिए मुहाल हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में लहसुन, अदरक 300 रुपये जबकि प्याज और टमाटर 80 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। सफ़ेद आलू 50 रुपये और लाल आलू 70 रुपये फ़ी किलो तक दस्तियाब है। लौकी तुरई 160 रुपये और मिर्चें 200 से 240 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही हैं। सब्जी फरोश कहते हैं कि मुल्क में बारिश की वजह से बेशतर सब्जियों की फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं, जबकि सप्लाई भी कम होने से सब्जियों की कीमतें बढ़ी हैं। अगर आप सब्ज़ी के हवाले से बात करते हैं, जैसे कि भिंडी हुई, तुरई हुई, लौकी हुई, इसकी महंगी होने की वजूहत ये है कि जो हालिया बारिश हुई हैं उससे फसलें ज़ेर-ए-आब आई हैं, जिसकी वजह से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। शहरी होशरुबा महंगाई का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे रहे हैं। भाई इस टाइम तो हर आदमी मजबूर है, गरीब या अमीर या हर मुतवस्सित तबका इस टाइम मजबूर है। इस टाइम जो महंगाई है, गवर्नमेंट खुद इतनी महंगाई करती है, हर रोज़ एक चीज़ पे रोज़ कीमतें बढ़ा देती है। जब गवर्नमेंट का अपना कोई मौक़िफ़ नहीं है, अपना कोई बयान पे बरकरार नहीं रहते, रोज़ एक नई कहानी लोगों को, आवाम को सुना देते हैं। रोज़ बिजली पे पैसे बढ़ा देते हैं, गैस पे बढ़ा देते हैं, तो लोग कहाँ जाएंगे? खरीदने का हिम्मत ही नहीं होती है। 200 रुपये किलो से कम कोई चीज़ है ही नहीं है, कोई सब्जी ही नहीं है। शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम करे। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। डॉलर किसी सूरत रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तलब पर एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 89 पैसे महंगा होकर 226 रुपये 81 पैसे की बुलंद सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपये महंगा होकर 228 रुपये की बुलंद सतह पर जा पहुंचा। अमेरिकी डॉलर की बढ़ती कीमतों ने पाकिस्तान की तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। एक तरफ डॉलर बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिरता जा रहा है। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 79 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में पहली बार अमेरिकी डॉलर 226 रुपये 81 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 4 रोज में अमेरिकी डॉलर 15 रुपये 86 पैसे महंगा हो चुका है। नई हुकूमत आने के बाद अब तक अमेरिकी डॉलर 44 रुपये 79 पैसे महंगा हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक 12 अप्रैल 2022 को इंटरबैंक में डॉलर 182 रुपये 2 पैसे पर था। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपये महंगा होकर 228 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपये महंगा होकर 229 रुपये और बरतानवी पाउंड 2 रुपये महंगा होकर 270 रुपये पर पहुंच गया है।
टमाटर की धर्म 20 पैसे महंगा होकर 61 रुपए की बुलंद सतह और सऊदी रियाल 50 पैसे महंगा होकर 50 रुपए 80 पैसे की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। अशरफ खान, सिटी 21। ताजिरों और सनतकारों ने डॉलर की बढ़ती कीमत पर खदशात का इजहार कर दिया। मारूफ कारोबारी शख्सियत अकील करीम डैडी ने स्टेट बैंक से डॉलर की फ्री मार्केट पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी का मुतालबा कर दिया है। मुल्क में माशी बहरान, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सनतकार और ताजिर सर जोड़कर बैठ गए। मारूफ बिजनेसमैन अकील करीम डैडी कहते हैं कि स्टेट बैंक फौरी डॉलर की कीमत को रॉयल एक्सचेंज वैल्यू पर 2 हफ्तों के लिए फिक्स कर दे। इस वक्त डॉलर 191 रुपए पर होना चाहिए। फ्री फ्लोट मार्केट को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि हम जो रियल रेट के हिसाब से स्टेट बैंक को चाहिए कि ये फ्लोटिंग फॉर द मंथ और 2 वीक के लिए रोक दे और बिड एंड आस्क बना के इनको दे, जो भी एक्चुअल रेट बनता है रुपये और डॉलर की पेरिटी। तो ये मैं समझता हूँ अगर 15 दिन हम इसको रोक लेंगे ना तो ये मामला सारे सेटल हो जाएंगे। अदरवाइज हम ये जितनी बातें भी करेंगे इससे कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ ये सिंगल एजेंडे पे आप बात कर ले। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला का कहना है कि हुकूमत को वार्निंग दे रही है, सनतें बंद हो रही हैं, फौरी मईशत की बहाली के इकदाम किए जाएं। अपोजिशन और हुकूमत मिलकर हमारे साथ माशी बहरान से निपटने के इकदाम करें। मैं अपील करता हूँ चाहे ओपोजिशन में पार्टियां हैं उनको भी या जो गवर्नमेंट में पार्टियां हैं उनको, प्लीज फॉर गॉड सेक सेग्रीगेट बिजनेस एंड इकोनॉमी, बिजनेस एंड पॉलिटिक्स। जब तक आप ये नहीं करेंगे हमारे लिए जो नई मसाइल रोजाना की बुनियाद पर खड़े होते रहेंगे। अगर हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें और इसके साथ सारी पार्टियां बैठ के साइन करें तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा होगा। मैं जो ओपोजिशन में पार्टियां उनको मैं अपील करता हूं कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। जुबैर मोतीवाला का मजीद कहना था कि मुल्की कर्जों का बोझ बढ़ रहा है, बहरान से निकालने के लिए हुकूमती काविशों की जरूरत है। कराची चैम्बर इजलास में तमाम सनती एसोसिएशन के अहदेदारान समेत शहर की मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों के रहनुमा ने शिरकत की। मुल्की मईशत के लिए एक और बड़ी मुश्किल, माली साल 2022 में पेट्रोलियम ग्रुप का दरामदी बिल 105% इजाफे से तारीख में पहली बार 23 अरब 31 करोड़ डॉलर्स की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत कीमत में रवा माली साल दरामदी बिल 133% इजाफे से 12 अरब डॉलर से भी तजावज़ कर गया है। मुल्की मईशत के लिए एक और बड़ी मुश्किल, माली साल 2022 में पेट्रोलियम ग्रुप का दरामदी बिल तारीख की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। माली साल 2022 में मुल्की तारीख में पहली बार पेट्रोलियम ग्रुप का दरामदी बिल 105% इजाफे से 23 अरब 31 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। माली साल 2021 में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल 11 अरब 35 करोड़ डॉलर था। माली साल 2022 में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल 133% इजाफे से 12 अरब 6 करोड़ डॉलर रहा, जो माली साल 2021 में 5 अरब 16 करोड़ डॉलर था। रवा माली साल खाम तेल की दरामद 80% इजाफे से 5 अरब 59 करोड़ डॉलर रही, जबकि गुज़िश्ता माली साल 3 अरब 10 करोड़ डॉलर खर्च हुए थे। माली साल 2022 में LNG की दरामद 90.85% इजाफे से 4 अरब 98 करोड़ डॉलर रही, जो माली साल 2021 में 2 अरब 61 करोड़ डॉलर थी, जबकि रवा माली साल LPG की दरामद 40% इजाफे से 66 करोड़ डॉलर रही, जो गुज़िश्ता माली साल 21 में 47 करोड़ 20 लाख डॉलर थी। माहिरीन का कहना है कि पेट्रोलियम ग्रुप की दरामदी मालियत में इजाफे की वजह तेल की कीमतों में इजाफा है और माली साल 2022 में पाकिस्तान ने मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर खर्च किए। अशरफ खान, सिटी 21। आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि हम पर इलेक्शन मुलतवी कराने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हम तो इलेक्शन के लिए तैयार थे, इलेक्शन कब कराने हैं ये इलेक्शन कमीशन का काम है। आइन के तहत हमें इलेक्शन कमीशन को फॉलो करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी से ज़्यादा अच्छा प्रोपेगेंडा कोई नहीं कर सकता। मेयर तो दूर की बात, ये किसी यूसी से जीत गए तब भी इख्तियारात का रोना रोकर धरना ही देंगे। सिंध असम्बली मीडिया कॉर्नर पर गुफ्तगू करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब PTI पर खूब गरजे बरसे। कहा कि हम पर इलेक्शन मुलतवी करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हम तो इंतखाबात के लिए तैयार थे, इलेक्शन कमीशन जिस तारीख पर भी इलेक्शन करवाए उसे फॉलो करेंगे। ये जो लोग आज ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि ये इलेक्शन हमने डिले कराया, मुलतवी कराया है, मैं उनके उस बयान की सख्ती से तरदीद करना चाहूँगा और ये वादे करना चाहूँगा कि हम तो इलेक्शन के लिए तैयार थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने जमात इस्लामी को भी आड़े हाथों लिया। बोले कि जमात से ज़्यादा अच्छा प्रोपेगेंडा शायद ही कोई कर सकता है। मेयर तो दूर की बात, ये काउंसलर की नशिस्त जीत गए तब भी इख्तियारात का रोना रोकर कहीं धरना ही देंगे। आवाम की खिदमत जमात ने नहीं, हमने की है। आज मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अल्लाह ना करे अगर ये यूसी के भी चेयरमैन हो गए ना
अगर तो ये फिर भी धरना देंगे, कहेंगे मेरे पास इख्तियारात नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस रवैये से बाहर आने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, काम करने में इनकी ना कभी माजी में दिलचस्पी थी, ना आज दिलचस्पी और ना कल दिलचस्पी होगी। पंजाब की सियासत पर बात करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वज़ीर आला के इंतखाब के लिए मेंबरान के नंबर पूरे करना होंगे। जो नंबर पूरे कर ले उसे अपना वज़ीर आला बनाने का हक है। कैमरा टीम के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। हम 24 जुलाई के लिए मुकम्मल तैयार थे। इलेक्शन कमीशन का फैसला समझ से बालातर है। बल्दियाती इंतखाबात के मुलतवी होने पर पीपी के उम्मीदवार और कारकुनान में मायूसी पैदा हो गई। सूबाई वज़ीर सईद गनी का इलेक्शन मुलतवी होने के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। अपने बयान में कहा कि इंतखाबात से चंद रोज़ कबल तारीख की तब्दीली से उम्मीदवारों पर भारी बोझ पड़ेगा, इंतखाबी सरगर्मियाँ मांद पड़ जाएंगी। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के बयान पर शदीद मसम्मत की है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने पर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज करके वहीं आइंदा का लाइहा अमल तय किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने MQM के साथ मिलकर जो काम किया वो शर्मनाक है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने पर जमात इस्लामी ने भी एहतिजाज का ऐलान कर दिया। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने जमात इस्लामी पर इलेक्शन मुलतवी कराने का जो इल्ज़ाम लगाया है, इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ने इल्ज़ाम पर माफ़ी ना मांगी तो हम जमहूरी कानूनी रास्ता अख्तियार करने का हक महफूज रखते हैं। वो वोटर लिस्ट को दुरुस्त नहीं कर सके, वो आरओज़ की जो निशानदही की गई उनको ठीक नहीं कर सके। पूरा अमला इलेक्शन कमीशन का इस वक्त हुकूमत के समझ लें पेरोल वाले लोगों पर मुश्तमिल है। उस पर तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर हुआ है, उस पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उनको परेशानी लाभ हो गई, उनको भी जमात इस्लामी से परेशानी लाभ हो गई। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि कराची समेत सिंध भर में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के इंतखाबात मुलतवी करने पर MQM और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ है। हम इस शर्मनाक काम की मजम्मत करते हैं। इलेक्शन मुलतवी करने पर इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर एहतिजाज और आइंदा का लाए अमल भी तय किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने MQM के साथ मिलकर जो काम किया है उसमें उसको दीगर पार्टियों की, हुकूमती पार्टी की जो है वो आशीर्वाद यकीनन हासिल होगी। उसके साथ मिलकर जो काम किया है वो बहुत ही अफसोसनाक है, शर्मनाक है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात कराची की आवाम की जिंदगी और मौत का मसला है। हम इलेक्शन कमीशन से कहना चाहते हैं कि आप सियासी जमातों के साथ मिलकर कौम की आंखों में धूल झोंकने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप नाकाम होंगे। जुनेर फिरोज, सिटी 21। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं कि कौमी असम्बली की अदम एतमाद के लिए रूलिंग आइन के मुताबिक दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात रिव्यू पिटीशन दायर की है। पीपल्स पार्टी शिकस्त देकर बल्दियाती इलेक्शन से भाग गई। तफसीलात इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट में। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर सिंध असम्बली पहुंचे, जहां अपोजिशन लीडर चैम्बर में मीडिया से गुफ्तगू की। बोले, पीपल्स पार्टी सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से बारिश का बहाना बनाकर भागी है। बिलावल भुट्टो जरदारी सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं, पहले कराची को ठीक करें। और हमें अंदाज़ा है कि इलेक्शन क्यों मुलतवी किया गया, क्योंकि इस वक्त जो PTI को एक कराची में एक बहुत ज़्यादा मकबूल पार्टी बन गई, जो पब्लिक का रिस्पांस देख रहे थे, तो पीपल पार्टी ये महसूस कर रही थी कि वो इलेक्शन हार रहे हैं, तो उन्होंने एक बारिश का बहाना बना के इलेक्शन से ये भाग गए हैं और उन्होंने राय फरार अख्तियार की है। लेकिन बहरहाल जब भी इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह ताला ये कराची जो है ना, ये तहरीक इंसाफ का शहर है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि अदम एतमाद की रूलिंग पर आइन शिकनी का इल्ज़ाम लगाया गया। रूलिंग आइन के मुताबिक दी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अपील की दरख्वास्त लगाई है। तो मैंने जो कुछ काम किया है मैंने कानून के मुताबिक किया है और मैंने रिव्यू पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में, और मैं तवक्को रखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट उसको जल्द से जल्द लगाए ताकि हम अपना नुक्ता, हम उस फैसले पे हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है जो फैसला हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, पहले तो उस लोगों पे आर्टिकल 6 लगाया जो उन्होंने किया है। आर्टिकल 6 के कितने लोग हैं ये हमें धमकी देती हैं और हमें कहते हैं कि तुम जो है आर्टिकल 6 जो लगाएंगे, जो करना है ये करें। असद कैसर ने कहा कि मुल्क की मईशत हुकूमत से नहीं संभल रही, डॉलर और सोने की कीमतें बेकाबू हो चुकी हैं। कैमरामैन इमरान AK के हमरा, इक़्तिदार अनवर, सिटी 21।
सिंध में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने सिंध असम्बली में करारदाद जमा करवा दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर सिंध से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर खुर्रम शेर जमान ने मुजम्मती करारदाद सिंध असम्बली सेक्रेटरीट में जमा करवा दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर सिंध से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। असम्बली मीडिया कॉर्नर पर गुफ्तगू करते हुए खुर्रम शेर जमान बोले कि हमें इलेक्शन कमीशन के फैसले कबूल नहीं, पीटीआई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालतों में जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं कि वो आज खुद नोटिस ले, इसका नोटिस लीजिए चीफ जस्टिस साहब कि ये तमाशा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कब तक चलता रहेगा, कब तक इस मौजूदा इलेक्शन कमीशन की जो मुसीबतें हैं, इनकी जो ब्लैकमेलिंग है वो हमारे ऊपर रहेगी, कब हमें इनसे आज़ाद कराया जाएगा। हमें नहीं कबूल ये इलेक्शन कमीशन, ये 2 नंबर इलेक्शन कमीशन हमें नहीं कबूल, जो बाकी सियासी जमातों की पार्टी बनकर काम कर रहा है। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि इलेक्शन मुलतवी करवाना प्री पोल धांधली है। तमाम डीआरओज के पास बैलेट पेपर्स आ चुके हैं। ये डीआरओज बैलेट पेपर्स पर जाली ठप्पे लगाएंगे और बैलेट बॉक्स में डालेंगे। इस अमल के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुल्लू भर पानी में डूब जाएं। शहर भर के जो डीआरओज हैं वो तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स हैं, उन तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को बैलेट पेपर्स मिल चुके हैं। अब अगर ये कहते हैं कि 1 महीने के बाद इलेक्शन कराएंगे, तो ये डेप्यूटी कमिश्नर्स ने, डीआरओज ने क्या अपने घर में तकिए के नीचे रख के बैलेट पेपर सोएंगे? वो ठप्पे लगाएंगे उसके ऊपर। उन डीआरओज ने उन बैलेट पेपर्स पे ठप्पे लगाने, और जब इलेक्शंस आएंगे तो वो ठप्पे लगे हुए बैलेट पेपर्स डब्बे के अंदर जाएंगे। खुर्रम शेर जमान मजीद बोले कि इलेक्शन के दूसरे मरहले में पीटीआई को कामयाब होना था। दोनों जमातों को पीटीआई के मेयर से खौफ था। कैमरा टीम के साथ इक्तिदार अनवर, सिटी 21। दुआए ज़हरा के केस के बारे में बात कर लेते हैं। दुआए ज़हरा की बाजियाबी के केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने तफ्तीशी अफसर को दुआए ज़हरा को शेल्टर होम कराची मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्हड़ो ने फैसला सुनाते हुए तफ्तीशी अफसर को दुआए ज़हरा को शेल्टर होम कराची मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी है। अदालत ने मेहदी काज़मी और मुलजिम के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। अदालत ने फैसले में कहा कि दुआए ज़हरा को कराची मुंतकिल करने में कोई कानूनी रुकावट नहीं है। बज़ाहिर दुआ अपने शोहर के साथ भी नाखुश है और साथ रहना नहीं चाहती। वालिदैन से भी खौफज़दा है, इसलिए शेल्टर होम में रहना मुनासिब है। अदालत ने अपने रिमार्क्स में मजीद कहा कि केस कराची की ट्रायल कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। दुआ की कराची में मौजूदगी ज़रूरी है। दौरान समात विफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भी दुआए ज़हरा को कराची लाने की हिमायत कर दी। दुआए ज़हरा केस में पेशरफ्त सामने आई है। केस के तफ्तीश AVCC से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट मुंतकिल कर दी गई है। DIG CIA ने बाकायदा हुक्मनामा जारी कर दिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक तफ्तीश को अदालती अहकामात पर मुंतकिल किया गया है। दुआए ज़हरा केस की तफ्तीश अब SIU अफसर DSP सईद रिंद करेंगे। इससे कबल AVCC अफसर शौकत शाहानी तफ्तीश कर रहे थे। को बताएं, रुपए की कदर में तेजी से कमी पर FPCCI ने हुकूमत के खिलाफ बड़े मुतालबे कर दिए हैं। FPCCI सदर इरफान इकबाल ने कहा है कि अगले 48 घंटों में गवर्नर स्टेट बैंक तैनात किया जाए, कमर्शियल बैंकों की सट्टेबाजी को रोका जाए, अगले 15 रोज के लिए डॉलर को फिक्स किया जाए, हुकूमत NCOC की तरह इकोनॉमिक डिजास्टर मैनेजमेंट कायम करे। रुपए की कदर में तेजी से कमी पर FPCCI का बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आ गया। FPCCI के सदर इरफान इकबाल शेख ने रुपए की गिरती हुई कीमत कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। ये भी खदशा जाहिर किया कि श्रीलंका जैसा मंजरनामा उभर सकता है। देखिए, मैं जो हालात बन गए ना, ये हालात पे तो हालात हमारे हाथ में भी नहीं रहेंगे और चीज़ें जो ना और वर्स कंडीशन में चलेंगी, तो हम नहीं चाहते, अल्लाह ना करे ये श्रीलंका बने तो ये हालात फिर काबू में नहीं रहेंगे। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इसको सीरियसली फौरी तौर पे करे ताकि चीजें कंट्रोल हो जाएं। FPCCI सदर ने यह भी कह दिया कि आगे चलकर मुल्क में पेट्रोलियम और खाने पीने की दरामदी अशिया की किल्लत हो सकती है। फेडरेशन ने हुकूमत को 48 घंटों में गवर्नर स्टेट बैंक तैनात करने का मुतालबा कर दिया। साथ ये भी मुतालबा किया कि कमर्शियल बैंकों की सट्टेबाजी को रोकने के लिए इकदाम उठाए जाएं। अगले 15 रोज के लिए डॉलर को फिक्स कर दिया जाए और NCOC की तरह इकोनॉमिक डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी कायम करने का मुतालबा कर दिया। कि हमें 48 घंटे के अंदर स्टेट बैंक का गवर्नर तैनात चाहिए कि जितने भी आपके कमर्शियल बैंक्स हैं उनको जो इख्तियार दिए आपने, ये स्पेकुलेशन हो रही है, सारा कुछ वही कर रहे हैं। आपने जो भी रेट फिक्स करना है, डॉलर का रेट, हमारा मुतालबा है कि 15 दिन के लिए फिक्स किया जाए ताकि लोग अपना बिजनेस कर सकें। यहाँ पे तो
ہر روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8-9 روپے یہاں پہ چینج ہو رہے ہیں. کیسے کاروبار چلیں گے, کس طرح سے چل سکے گا؟ NCOC جیسے بنا تھا اسی کی طرح کا یہاں پہ EDMC اکنامک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی بنائی جائے. FPCCI کے سابق صدر ناصر حیات اور ممبران نے کہا کہ اگلے 15 روز پاکستان کی معیشت کے لیے انتہائی اہم ہیں. جب امپورٹرز کو خام مال نہیں ملے گا تو صورتحال خراب ہوگی. یہ بھی کہا کہ ملک میں سیاسی استحکام انتہائی ضروری ہے. کیمرامین فرحان کے ہمراہ اشرف خان, سٹی 21. کراچی چیمبر آف کامرس نے بجلی کے بلوں میں 6,000 روپے ماہانہ سیلز ٹیکس کو مسترد کر دیا. چیئرمین بزنس مین گروپ زبیر موتی والا کا کہنا ہے کہ FPR اور حکومت نے بنا مشاورت ٹیکس لاگو کیا ہے. صدر چیمبر آف کامرس ادریس میمن نے کہا کہ الیکٹرک کے سوا ملک بھر میں کسی کمپنی نے ٹیکس لاگو نہیں کیا. تفصیلات بتا رہے ہیں حبیب خان. جون کے مہینے میں کراچی کے 4,90,000 سے زائد تاجروں کو فکس ٹیکس کے 6,000 روپے کے بل بھیج دیے. کراچی چیمبر نے KE کی جانب سے جاری کیے گئے بلوں کو مسترد کر دیا ہے. چیئرمین بزنس مین گروپ زبیر موتی والا کا کہنا ہے کہ الیکٹرک نے ہمیں کوئی اعتماد میں نہیں لیا ہے. فکسڈ ٹیکس تاجروں نے مانا تھا لیکن اس طرح نہیں مانا تھا. CFO سے کل کافی دیر بات کی, پھر میں نے چیف کمشنر سے بات کی کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے بولا بالکل ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ 6,000 روپے آپ ان رجسٹرڈ پہ لگا دیں گے. چیف کمشنر جو آپ کے ہیں آفتاب امام, ان سے میری کل بات ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا, میں نے ان سے کہا تھا کہ صبح آپ ان کو لیٹر لکھیں. انہوں نے کہا میں لکھتا ہوں. اس موضوع پہ ہم لگے ہوئے ہیں. فکس ٹیکس جو ہے یہ تاجروں نے مانا تھا, اس طرح نہیں مانا تھا کہ جس کی دکان بند ہے اس کے اوپر 6,000 روپے لگا دے. کوئی موڈالٹیز تھی جو انہوں نے دی ہوئی ہیں, اور وہ کیا ہے اور پورے پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے, صرف KE نے کراچی میں لگایا. صدر کراچی چیمبر آف کامرس ادریس میمن کا کہنا ہے کہ پورے پاکستان سے کمرشل بلز منگوا رہے ہیں. ملک میں کہیں بھی یہ ٹیکس لاگو نہیں ہوا ہے کہ الیکٹرک نے ٹیکس فوری عائد کر دیا. پورے پاکستان سے جو کمرشل بل ہیں وہ بھی ہم نے منگوا لیے ہیں کہ کسی نے بھی جو ہے لاگو نہیں کیا, اور الیکٹرک نے کر لیا. اور زبیر موتی والا صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ CFO جو غازیانی صاحب ہیں ان سے کئی بار بات ہوئی, پھر چیف کمشنر سے بات ہوئی, تو اس سلسلے میں کام جاری اور ساری ہے. تاجروں کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں رجسٹرڈ کمرشل صارفین کی تعداد 38 لاکھ سے زائد ہے, جس میں 6 لاکھ میٹرز کے ساتھ ملتان سر فہرست ہے. نیپرا رپورٹ کے مطابق کہ الیکٹرک کے 4,90,652 کمرشل صارفین ہیں. کیمرامین کاشف خان کے ساتھ حبیب خان, 21 نیوز, کراچی. شادی ہالز ایسوسی ایشن نے سندھ حکومت کی جانب سے کاروباری اوقات محدود کرنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. صدر رول کراچی شادی ہالز ایسوسی ایشن رانا رئیس کا کہنا ہے کہ حکومت مشاورت کے بغیر فیصلے کر رہی ہے, جس کے منفی نتائج آئیں گے. سندھ حکومت کی جانب سے شادی ہالز رات 10 بجے بند کرنے کے احکامات پر صدر شادی ہالز ایسوسی ایشن رانا رئیس نے تشویش کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ کووڈ کے دور میں لگائی گئی پابندیوں کے نتائج اب تک بھگت رہی ہیں. حکومت کی جانب سے ایک بار پھر اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بغیر فیصلہ کیا گیا ہے, جس کا نتیجہ منفی آئے گا. کووڈ آج سے 2 سال پہلے آیا تھا, اس میں تاجروں نے جو سفر کیا ہے یہ ڈھکیچ بھی بات نہیں ہے. ہمارا موقف اتنا ہے کہ جو اسٹریٹجی انہوں نے اپنائی تھی اس کے آفٹر شاک افیکٹس آ رہے تھے, وہ ختم نہیں ہوا تھا. انہوں نے ایک نئی اسٹریٹجی رکھ دی ہے, انرجی کرائسس, اس کے اوپر جو ہے وہ 9 بجے اور شادی حال کی ٹائمنگ کم کی ہے. یہ سارے تجربات یہ بند کیے جائیں, اسپیشلی کراچی پہ. کراچی کے ڈائنامکس بالکل چینج ہیں. رانا رئیس نے کہا ہے کہ رات 9 بجے سب ایک ساتھ بند ہونے سے ٹریفک کی ابتر صورتحال ہوتی ہے, جس کے باعث تقریبات میں لوگ پہنچ ہی نہیں پاتے. لوگوں کی تقریبات اور کاروبار دونوں متاثر ہو رہے ہیں. 9 بجے ٹائمنگ آپ تمام سیکٹر کو ایک ساتھ بند کر رہے ہیں, تو شادی حالوں کو 10:30 بجے کا ٹائم رکھا ہوا ہے. آپ نے 8:30 9 بجے تو ٹریول کر کے شادی حال میں گیسٹ پہنچیں گے. تو یہ سارے سیکٹرز کو ایک ساتھ لا کے آپ اسٹک کر کے تو اور معاشی پریشانیاں جو ہیں وہ کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں. آج ملک کی جو حالت ہے, دل خون کے آنسو ہو رہا ہے. صدر شادی ہالز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ موجودہ معاشی صورتحال, بلا جواز ٹیکسز کا انعقاد, مہنگائی اور دیگر اسباب سے پہلے کاروبار تباہی کے دہانے پر ہے. مزید پابندیاں کاروبار بند کرنے کے مترادف ہیں. سافٹ بال فیڈریشن آف پاکستان کے زیر اہتمام دوسرے نیشنل بیس بال B5 ٹریننگ اینڈ کوچنگ کورس کا سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں انعقاد کیا گیا. ٹریننگ اینڈ کوچنگ کورس میں سرکاری اور پرائیویٹ سکولز, کالجز اور یونیورسٹیز کے 100 سے زائد سپورٹس اساتذہ نے حصہ لیا. شرکاء کو لیکچر اور ملٹی میڈیا کے ذریعے بیس بال کی تاریخ, گیم ٹیکنیک اور قواعد و ضوابط سے متعلق معلومات فراہم کی گئیں, جبکہ پریکٹیکل سیشن میں شرکاء کے مابین بیس بال کے میچز کرائے گئے.